हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैं 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बनी है वो भी देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में मैंने हिंदी के भी चैप्टर दिए हैं और आपके जीके के, यूपी होमगार्ड के, यूपी होमगार्ड की 1000 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट, 600 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट, 200 क्वेश्चन की, वो सब उसमें बने हैं। आप जा करके देख सकते हैं अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बताना कि शायद इसमें से आपके कितना स्कोर होता है। बिल्कुल पेपर के जैसा है, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको, गद्यांश वद्यांश सब कुछ इसमें रहेगा। और हिंदी के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। 30-32 टॉपिक है, सबसे क्वेश्चन लिए गए हैं हर एक टॉपिक से। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। ये चीज अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये वाला नहीं, तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। क्यों? अल्प प्राण में क ख ग आप तुरंत कहोगे कि ये हो गया उत्तर। लेकिन ये चीजें आपको पढ़नी है कि इसमें नहीं दिया गया है। इस बात पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन इस नहीं की वजह से गलत हो जाते हैं और हिंदी में तो खासकर ऐसे ही होते हैं। तो आपको इस चीज में ध्यान देना है कि कौन सा अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। तो प्राणत्व के आधार पर दो तरह के व्यंजन होते हैं। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर जिसमें कम प्राणवायु निकलती है उसको बोलते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण। और जिसमें ज्यादा मिलती है उसको बोलते हैं महाप्राण, महाप्राण। और घोषत्व के आधार पर भी दो तरह के होते हैं। घोषत्व के आधार पर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है अघोष और से होता है सघोष। समझ में? अघोष और सघोष। घोष के साथ जिसमें वायु निकले सघोष, और जिसमें नहीं निकलती तो ए। अब कैसे इनको याद करने की एक ट्रिक भी बता दूं। वीडियो लंबी नहीं होगी लेकिन ये चीज को सीखनी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, ये सीखनी बहुत जरूरी है। आपको एक ट्रिक याद रख लेनी, बस मैं दो शब्द बताऊंगा, माशा, मा सा। ये आपको बस यही शब्द याद रख लेना। इसमें आपका अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष सघोष सब फिनिश हो जाएगा। अब जैसे मैं से क्या बन सकता, आप ये बताओ। बताओ मां से क्या बन सकता? महाप्राण। मां से महाप्राण। आपको दोनों चीजें एक साथ नहीं लेनी, ये आपको याद रख लेना। ये दो शब्द है कि मां और ये सा, दोनों एक साथ नहीं लेनी। महाप्राण है तो महाप्राण के साथ अल्प प्राण नहीं लेना, महाप्राण के साथ अघोष या सघोष में से एक लेना। तो ये आ का डंडा है, आ से क्या बन सकता है? अघोष बनेगा। क्या बनेगा? अघोष। ये समझ गए ना इतना? फिर यहां से सा तक क्या बनेगा? ये सघोष बनेगा, क्योंकि सा से सघोष बनता है। और ये आ से क्या ले सकते हैं? अल्प प्राण। क्या लेंगे हम? अल्प प्राण। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों इस तरह से लेने में, प्राणत्व वाले दोनों एक साथ नहीं लेने, घोषित वाले दोनों एक साथ नहीं लेने, इसलिए आपको समझ में आ गया ये मास सा शब्द। अब इसमें क्या है और मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं। सा का मतलब होता है स्वर, स्वर। इसका मतलब जो लास्ट वाले जो है ना, सघोष और अल्प प्राण, इसमें स्वर भी आएंगे। टोटल 11 स्वर होते हैं, तो ये भी आएंगे। इतना आपको याद रख लेना है। सा मा सा, यानी सा का मतलब स्वर। तो जितने 11 स्वर होते हैं वो इसमें आएंगे। अल्प प्राण और सघोष, इन अगर स्वर होते हैं तो वो जितने भी स्वर है वो अल्प प्राण भी होते हैं और वो सघोष भी होते हैं। ये आपको बात याद रख लेनी, मैं इसलिए आपको ये बताया हूं कि ये अल्प प्राण भी होते हैं और ये सघोष भी होते हैं। इतना समझ में आ गया आपके? बिल्कुल। चलो भैया, इतना समझ में आ गया तो देखते हैं। और एक चीज और बता दूं, महा, महा, महा का मतलब बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसमें हम स, स, स और है आएगा। जबकि अघोष है, अघोष में आएगा आपका स, 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 खाली 3 से है नहीं आएगा, क्योंकि महा था तो है इसलिए आ गया। इसमें 4 आएंगे और इसमें 3 आएंगे। इसी तरह सघोष में सघोष है तो ये रे ले और वे अंतस्थ व्यंजन इसमें आते हैं। अल्प प्राण है तो ये रे ले वे है इसमें आते हैं। इसमें ये रे ले और वे ये आते हैं 4। इस तरह से आपको याद रख लेना। ये मैंने बहुत अच्छे बताया, एक बार और ध्यान से देख लो। माँ और शाह, माँ से महाप्राण, आ सा हो गया अघोष, क्योंकि दोनों एक साथ अलग अलग लेने, अलग अलग वाले। साता होगा सघोष, आता होगा अल्प प्राण, और सा से ही स्वर हो गया। यानी जितने भी स्वर है वो अल्प प्राण होंगे और सघोष होंगे। अब इसमें जो पहले वाले में से रहते हैं, पहले वाले में सा, और दूसरे वाले में जहर लवे रहते हैं। ये आपको इतना याद रख लेना, ये आपको सब कुछ कवर कराएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दो। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा नहीं है?
अल्पप्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो अल्पप्राण होते हैं, अल्पप्राण। और जो महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा। समझ में आ गए? अब अल्पप्राण पहला तीसरा तो क ख ग, पंचमाक्षर में ग तीसरे नंबर पे, तो ये तो हो जाएगा आपका अल्पप्राण। च पहले नंबर पे है तो ये भी हो जाएगा आपका। ख दूसरे नंबर पे, ये होएगा? ये नहीं होगा। तो उत्तर तो आपका आ गया बी, ख नहीं होगा। ख क्या है? महाप्राण है। तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब इसमें अगर मैं ये आपको ये वाली ट्रिक न बताता कि सा का मतलब स्वर होते हैं, यानी अल्पप्राण ही स्वर होते हैं, सघोषी स्वर होते हैं, तो आप ये बता ही ना पाते। तो ये भी अल्पप्राण है। समझ में आ गया? अल्पप्राण है। ये व्यंजन नहीं है, स्वर है, लेकिन ये अल्पप्राण में ही आता है। समझ गए? व्यंजन नहीं है लेकिन स्वर है, अल्पप्राण में आते हैं, इसलिए ये भी इसमें आपको ये लगाना है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को आप टफ मत समझा करो, जब कुछ जानकारी देनी पड़ती है थोड़ी लंबी बन जाती है। नेक्स्ट है कि उद्धरण चिन्ह की पहचान करो। तो जो चिन्ह होते हैं ये उद्धरण चिन्ह, एक तो होता है दोहरा, एक होता है इकरा उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह कौन का है, कौन सा है इसमें? ये ऑप्शन ए, ये वाला। जब हम कहते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये बात होती है। जब हम किसी की कही बात को सेम लिखते, जैसे कि राम ने कहा कि वह मेरा भाई है, और मैं डायरेक्ट कर दूं कि राम ने कहा वह मेरा भाई है, तो मैं इसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, इसके अंदर लिखूंगा, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी अक्षर पर जोर दे रहे हैं कि राम श्याम का भाई है, तो मैं श्याम का पे जोर देना चाहता हूं कि मैं कहूं राम श्याम का भाई है। तो श्याम पे मैं जोर देना चाहूं, किसी से अक्षर को हाईलाइट करना, उस पर जोर देना, तो ये एकरा उद्धरण चिन्ह लगता है। तो उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, एक इकरा इकहरा, एक दोहरा। समझ गए? तो इकहरा में तो किसी अक्षर पर जोर देने के लिए, हाईलाइट करने के लिए आप लगाते हैं ज्यादातर। और जो दोहरा होता है उसमें डबल वाले में क्या होता है कि आप किसी की कही बात को सेम कुछ सेम टू सेम लिख देते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये इसका प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो ये उद्धरण चिन्ह होता है। ये वाला आपका अर्धविराम है, अर्धविराम है ये वाला आपका। ये आपका पर्सनवाचक हो जाएगा, पर्सनवाचक ये आपका। समझे? और ये आपका अल्प विराम है, अल्प विराम है। ये आपकी समझ में आ गया इतना दोस्तों? नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। कौन सी वर्तनी सही है? कौन सी वर्तनी सही है, आपको उसमें सही वर्तनी बतानी कि कौन सी है। तो मिष्ठान मिष्ठान मिठान मिठान, क्या सही है इसमें? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में आपको बताना है कौन सी सही है। तो इसका सही होगा कौन सा? ये वाला मिष्ठान। आपको पता है मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है, यानी मिष्ट। मिष्ट जमा अन्न, मिष्ट जमा अन्न। मिष्ट मैंने होता है मीठा, अन्न मैंने होता है कोई भी अनाज या कुछ भी खाने की चीजें, खाने की वस्तु, खाने की वस्तु है, जो खाने की चीज कोई भी होती है। तो मीठे खाने की चीज यानी मिठाई, इसको जैसे मिष्ठान यानी मिठाई जो खाने योग्य है। समझ में आ गए? जो खाने योग्य अन्न हो उसको मिठाई, मीठा, मीठा अन्न खाने योग्य मीठा। समझ में आ गया? मिष्ठान नहीं होता, ये गलत है, ये आपको याद रख लेना। मिठान और मिठान तो होगा ही नहीं। तो इतना तो आपको समझ लेना है। ये देख लो ना, ज्यादातर मिष्ठान भंडार लिखा रहता है, तो आप सोचते हो कि गलत, ये बिल्कुल सही है, ये आपको याद रख लेना। नेक्स्ट, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? हम बताते हैं कि पांच। वैसे तो तीन प्रकार की, लेकिन पांच प्रकार की होती है संज्ञा। कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है। पांच प्रकार की संज्ञा में होती है। उसमें से कौन सी होती है? एक तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा होती है, एक भाववाचक संज्ञा होती है, हो गया, एक समूहवाचक होती है, और एक पदार्थ। ये समूह और पदार्थ जाति के ही भाव होते हैं। समझ में आ गया? तो भाववाचक संज्ञा है, हमें देखना पशु कौन सी संज्ञा है। पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। भाई पशु से सभी पशु जाति का बोध हो रहा। गर्मी, तेल क्या है? तेल कौन सी संज्ञा? एक बताओ, तेल कौन सी है? पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा है, पदार्थी तो होते हैं तेल। राम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम अपने आप में जो विशेष है। गर्मी क्या है? गर्मी भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते। तो आप गर्मी को महसूस करते हैं, तो गर्मी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखो आपका, हर कोई अपनी तारीफ चाहता है में सर्वनाम बताना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों। और संख्या की बात करिएगा हम, सर्वनाम की संख्या टोटल 11 होती है। समझ में आ गया? कितनी होती है? 11 होती है। मैं लिख के बताता हूं। मैं हो गया,
हम हो गया, तू हो गया, तुम हो गया, तुम, यह हो गया, वह हो गया, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। समझ में आ गया? ये 11 होते हैं टोटल। समझ में आ गया? निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा होता है? यह और वह निश्चयवाचक है। यह पेन, यह आदमी, वह आदमी, मैं जोर दे के कह रहा हूं जिस बात पर, निश्चय है भाई, यही आदमी था। पुरुषवाचक में कौन सा होता है? ये मैं, हम और तू, तुम, ये पुरुषवाचक में आते हैं चारों के चारों। क्योंकि पुरुषवाचक के 3 पार्ट होते हैं, इसलिए तीनों पार्टों में मिलकर ये आ जाते हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। समझ में आ गया? अब निजवाचक में क्या? मैं, तुम, आप, मैं, हम, तुम, आप भी आता है इसमें। एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तू या तुम होता है। मैं, हम, तू या तुम, आप का मतलब निज वाला, अपने आप। मैं ये काम खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, ये निजवाचक होता है। संयुक्त सर्वनाम का मतलब, ट्रिक बताता हूं, जहां पर कोई शब्द दिख जाए आपको, जहां कोई हो या कुछ शब्द हो। संयुक्त का मतलब कोई, कुछ, हर कोई, कोई या कुछ के साथ में जब भी कोई अक्षर जुड़ा रहेगा, कोई या कुछ के साथ में जब भी अन्य अक्षर कोई जुड़ा रहेगा, तो समझ लो वहां संयुक्त सर्वनाम है। क्या है? संयुक्त सर्वनाम। और सार्वनामिक विशेषण भी वही होता है, ये भी आपको याद रख लेना। संयुक्त सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण इस तरह से होता है। समझ गए? तो यहां पर हर कोई क्या है? संयुक्त सर्वनाम है। हर कोई संयुक्त सर्वनाम है, ये आपको याद रख लेना। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पूछा, नहीं है, विशेषण नहीं है। तो काला पानी, तो पानी की विशेषता है कि पानी काला है, तो ये तो विशेषण हो जाएगा भैया। समझ गए? शांत आदमी, आदमी शांत शांत है, विशेषता है कि शांत आदमी, ये शांत किस्म का आदमी है, तो ये भी विशेषण है। भलाई, आगामी, आगामी क्या है? कहते नहीं आगामी त्योहार, आगामी त्योहार, त्योहार की विशेषता है आगामी है। परीक्षा की वह जोर जा रहा है कि आगामी परीक्षा, विशेषता बता जा रही है कि परीक्षा आगामी है, त्योहार आगामी है, तो ये भी विशेषण है। लेकिन ये विशेषण नहीं है, क्योंकि भलाई क्या है? भलाई एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जो भला से बनी, और भला भी भावी होता है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? भलाई है। समझ गए? नेक्स्ट, सोहन खाना खाकर पढ़ने जाएगा, इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है? क्रिया का कौन सा प्रकार है? अब क्रिया का कौन सा प्रकार है इसमें? पूर्वकालिक क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक है, अनेकार्थक है, कौन सी है? अकर्मक क्रिया होता है बिना कर्म के, जिसमें कर्म ना हो, बिना कर्म के। सकर्मक मतलब कर्म सहित। समझ में आ गया? पूर्वकालिक का मतलब होता है जिसमें एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो। तो सोहन खाना खाकर पढ़ने जाएगा, यानी पहले क्या करेगा? वो खाना खाएगा, पहले खाना खाएगा, उसके बाद पढ़ेगा। तो पहले एक काम खत्म करेगा तब दूसरा शुरू होगा, तो पूर्वकालिक हो गया नहीं? हो गया नहीं? और इसकी विशेषता होती है कर शब्द, कर शब्द लगता है क्रिया में, कर शब्द लगता है, कर शब्द लगता है क्रिया में, ये इसकी विशेषता। तो पूर्वकालिक का उदाहरण होगा ये। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है, ये बताओ। आप बताओ, विशेषण के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, मात्रा यानी माप तोल वाला काम। तो इसमें माप तोल कहाँ दिखाई दे रहा? ये दिखाई दे रहा है क्रिया के नाप तोल का। तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमको स्त्रीलिंग शब्द बताना, इसमें कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप खुद से भी बताओ। और प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही है आपके 37 में से, वो कमेंट कर दिया करो दोस्तों। मुझे कम से कम ये तो पता चलेगा कि कितने लोग देख रहे हैं, आपको स्कोर का भी पता चलेगा आपके। तो शब्द स्त्रीलिंग कौन सा है? दही है, या आभार है, शीशम है, या पुस्तक है? आप इसमें फंस जाओगे, बताओ क्या है? तो शीशम क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं। मेरा आभार, मैंने बताया था लिंग की पहचान मेरा मेरी लगा के, होता होती लगा के। आभार की जाती है, किया जाता है, किया जाता है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया।
दही खाई जाती है, खाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पुलिंग है, दही खाया जाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता है, पढ़ी जाती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट, तेल शब्द का वचन बताना। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या सदा एक वचन है, ये आपको बताना। वचन की मैंने वीडियो और लिंक की एक साथ बना करके डाली है, चैनल पर विजिट कर लो, जिंदगी में वचन और लिंक गलत नहीं हो पाएंगे। तो जितनी भी चीजें जो आप गिन नहीं सकते, जो चीजों को आप गिन नहीं सकते, जिन चीजों को आप गिन नहीं कर सकते, जो गिनी न जाए, गिनी न जाए, जैसे एक दो तीन करके चीजें आप गिन नहीं सकते, वो हमेशा किस में रहेगी, सदा एक वचन में रहेगी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जैसे तेल हो गया, घी हो गया आपका, है तेल घी पानी, ये सब क्या है, जितनी भी सब चीजें हैं लिक्विड चीजें, वो क्या है, सब सदा एक वचन होती है। समझ में आ गए। सदा बहुवचन में जैसे प्राण होते हैं, हस्ताक्षर हैं, दर्शन, क्योंकि दर्शन किए जाते हैं, प्राण दिए जाते हैं, हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। समझ में आ गए, वो सदा बहुवचन होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शायद वह दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो काल कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। काल कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। भूतकाल होता है, एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भविष्य काल। आपका भविष्य काल याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, 653 से याद कर लो। 6 पार्ट्स भूतकाल के होते हैं, 5 होते हैं वर्तमान काल के, और 3 होते हैं भविष्य काल के। तो इसमें शायद वह दिल्ली जाएगा, ये तो पता चलेगा कि ये भविष्य है, तो 4 ऑप्शन में भविष्य इसमें ही है, तो इसको भी लगा दो तुरंत। और शायद या संभव शब्द जहां दिख जाए तो समझ लो वो संभावना की बात करी जाती है। संभावना कभी भविष्य भूतकाल में नहीं होती, ये याद रख लेना। संभावना कभी भूतकाल में नहीं की जाती, या तो वर्तमान रहेगा या फिर आपका भविष्य रहेगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहन के द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। वाच्य क्रिया परक होते हैं, और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्मवाच्य, एक कर्तवाच्य और एक भाववाच्य होते हैं। कर्तवाच्य में सारा का सारा जो बोझ भार कर्ता के ऊपर रहता है। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, इस पूरे वाक्य में आप खुद ही बता दोगे, मोहन पढ़ रहा, और कोई नहीं पढ़ रहा ना। अब भाववाच्य में क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, असमर्थता प्रकट की जाती है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे ये काम नहीं किया जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये सब क्या है, असमर्थता। असमर्थता प्रकट कर रहा हूं मैं काम को करने में, तो वहां भाववाच्य होता है। मोहन के द्वारा पेड़ काटा गया, कर्मवाच्य का मतलब होता है जब कर्म प्रभाव हो, यानी जब कर्ता न करके कोई और अन्य व्यक्ति काम करता है। जैसे मोहन के द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें यह नहीं लिख रहा कि मोहन पेड़ काटता है, मोहन के द्वारा पेड़ काटा गया, यानी मोहन के द्वारा पेड़ काटा गया, वो पेड़ तो किसी और का था, काटा किसने, मोहन ने। तो मोहन के द्वारा पेड़ काटा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, यानी काम किसी और ने करा, काम किसी और ने करा। क्योंकि मैं इसमें ऐसे जोड़ सकता हूं कि ये कह सकता हूं कि सुमित का पेड़ मोहन के द्वारा काटा गया, तो काम किसी और से कराया ना। या फिर हम इसको कह सकते हैं कटवाया शब्द भी बोल सकते हैं। मोहन के द्वारा पेड़, इसको बोल सकते हैं कटवाया गया, कटवाया गया, ऐसे बोल सकते हैं। काटा गया ना करके आप कटवाया गया, काटा गया तो इसी का आ जाएगा। इसमें ये सही रहेगा कि मोहन के द्वारा पेड़ कटवाया गया, तो मोहन के द्वारा कटवाया गया, खुद से नहीं काटा, मोहन के द्वारा कटवाया गया, तो इसमें कटवाया शब्द लगाओ, ये सही रहेगा, कर्मवाच्य। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका नेक्स्ट, वृक्ष से फल टूटकर गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है। कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं दोस्तों, और कारक के 8 भेद होते हैं। कितने, 8 भेद होते हैं। और वृक्ष से फल टूटकर गिरा, संप्रदान का मतलब होता है जिसके लिए कोई काम किया जाता है। जैसे मैं सीता के लिए फल लेकर के आया, मैंने सीता के लिए काम किया। कर्म का मतलब होता है जब को काकी के, जब इस पर बोझ भार पड़ता है कर्म को। जैसे मैंने राम को किताब दी, किसको दी, राम को, मैंने दी राम को शब्द आता है इसमें, को कारक। करण का मतलब होता है से या द्वारा, यानी जिसकी मदद से कोई काम किया जाता है। जैसे राम ने धनुष और बाण से रावण को मारा, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। जैसे मैं कहूं कि मैं रिक्शा की सहायता से स्कूल पहुंचा, तो स्कूल जिसकी सहायता से कोई काम किया जाता है वो करण तत्पुरुष होता है। करण तत्पुरुष, सॉरी, करण तत्पुरुष नहीं, करण कारक होता है। ठीक है। अपादान का मतलब होता है किसी चीज में अलगाव, अलगाव की स्थिति जहां रहेगी वो अपादान रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान। कैसे, वृक्ष से फल टूट कर गिरा, यानी फल अलग हुआ टूट के, वृक्ष से
फल टूट कर गिरा, वृक्ष से फल टूट के अलग हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका अपादान हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो। आपको मैं ये वादा कर रहा कि अगर आप कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहेंगे ना, मेरे प्रैक्टिस सेट ये, तो आपको ना बहुत गहन जानकारी हो जाएगी और आप पेपर में ना हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे हल। अब इसमें नेक्स्ट देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है तत्स प्लस सम, यानी उसके समान। किसके? संस्कृत से, यानी संस्कृत के समान शब्द होते हैं। और इसमें ज्यादातर पहचान क्या होती है, इसमें संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं इसमें ज्यादातर। लोटा क्या शब्द है? एक लोटा एक देशज शब्द है, खाट देशज शब्द है। जड़, जड़ क्या है? जड़ को क्या बोलते हैं? जटा बोलते हैं। जामुन को जम्बुल बोलते हैं, जम्बुल, ये इसका तत्सम है। लेकिन कुपुत्र, कुपुत्र को बोलते हैं कपूत, कुपुत्र को बोलते हैं कपूत। तो ये कुपुत्र शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें त्रय शब्द आया, ये संयुक्त अक्षर है। जहां संयुक्त अक्षर दिखाई दे वहां तत्सम रहेगा। नीचे वाला रह हो, ऊपर वाला रह हो, या नीचे वाला रह हो, समझ गए? या री का ऋषि कहीं दिखाई दे, जे अण ज्यादातर दिखाई दे दे, ये शब्द क्या है? आधा पूरा अक्षर कोई दिखाई दे, तो वहां सब तत्सम होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ गए उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे प्रो में प्रो हो गया, या पर होगा, प्रो पर क्या होगा? तो परोपकार में होता है पर उपसर्ग। क्या होता है? पर। कैसे? पर जमा उपकार, पर जमा उपकार, पर जमा उपकार। तो यहां से हमने क्या निकाला? ए निकाला, और यहां से क्या निकाला? ऊ निकाला। तो ए प्लस ऊ बराबर क्या बन जाता है? ओ बना जाता है। तो ये कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। गुण संधि कैसे बन गई? इसमें 1+2 जहां जुड़ जाता है वहां गुण संधि होती है। ये ट्रिक मैंने बताई है, मैं बता दूंगा आपको। अगर आप चाहते हैं संधि पे बना करके लाऊं तो सब समझ में आ जाएगा। अब बेगम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मैं बताऊं, बेगम अरबी भाषा का है, तुर्की का, या पश्तो, या पुर्तगाली, किसका है? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द मैं बताता हूं पहले आपका। जैसे तोलिया, जो इंपॉर्टेंट है वही बता दूंगा। तोलिया है, अलमारी है, अलमारी है, काजू है, पपीता है, संतरा है, संतरा है, फीता है, और इसमें परात शब्द भी यही है। और क्या बताऊं, इसमें कमरा शब्द भी वही है, पुर्तगाली शब्द है कमरा भी। तुर्की शब्द कौन सा है? ये जो है आपका बेगम, ये किस भाषा का शब्द है? बेगम, बेगम आपका किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा में बेगम शब्द आता है, बेगम आता है, दरोगा आता है, बहादुर शब्द भी तुर्की भाषा का है, उर्दू भी तुर्की भाषा का शब्द है। और बेगम होगा आपका, दरोगा हो गया, बहादुर हो गया, उर्दू हो गया। पश्तो में शब्द आते हैं जैसे मटर गश्ती, मस्त चोर, लफंगा, गुंडा, ये सब पश्तो भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा में आपका वकील शब्द आ जाता है, किताब शब्द आ जाता है, अखबार शब्द आता है, समाचार जिसको बोलते हैं, अदालत शब्द आ जाता है आपका। समझ में आ गया? ये शब्द क्या है? ये अरबी शब्द है। तो इतना समझ में आ गया, तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, भावना शब्द में प्रत्यय बताओ। प्रत्यय वे होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं। भावना शब्द में क्या बनेगा? भाव जमा अना, भाव जमा अना। तो भावना में कौन सा बनेगा? अना प्रत्यय। क्या बनेगा? अना प्रत्यय। समझिए, क्योंकि प्रत्यय को हटाओ या उपसर्ग को हटाओ तो एक पूरा शब्द निकलता है। जैसे भाव, ये मीनिंगफुल वर्ड है, समझ गए? दोनों मीनिंगफुल होता है। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तम जो होता है बहुत अच्छा। अधम, इसका विपरीत हो जाएगा अधम। शाश्वत का मतलब क्या होता है? शाश्वत जो हमेशा बना रहे। तो इसका सही क्या हो सकता है? क्षणिक हो सकता है, या नश्वर बोल सकते हैं, नश्वर। ठीक है। कृतघ्न का कृतज्ञ हो जाएगा। जो कृतघ्न जो होता है जो आपका एहसान नहीं मानता, कृतज्ञ होता है जो एहसान मानता हो। स्वतंत्र का मतलब होता है परतंत्र, अपना तंत्र, दूसरों का तंत्र, दूसरों का शासन। समझ में आ गया? तो अधम इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पूछा इसमें, नहीं है, ये आपको बताना नहीं है। यही चीज है, मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं, आपको समझना है दोस्तों इसे। तो चपला बिजली को कहते हैं, ये बात सच है। दामिनी भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, लेकिन ज्योति नहीं कहते। ज्योति का मतलब होता है आभा, कांति, ये शब्द ज्योति के होते हैं, तो ज्योति नहीं कहते बिजली को। समझे? काल शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? काल को क्या नहीं कहते इसमें ये बताना नहीं है, पूछा नहीं है।
काल यमराज को भी बोलते हैं, वो भी तो प्राण हरते हैं। समय को भी बोलते हैं काल, भूत भविष्य वर्तमान। शत्रु काल भी तो होता है, शत्रु, शत्रु को भी तो काल कहते हैं। वो मेरा शत्रु, मेरा काल है भाई, मेरा शत्रु है। लेकिन आने वाले कल को क्या कहते हैं? आने वाले कल को काल नहीं कहते, आने वाले कल को काल नहीं कहते, इसको आगामी कह सकते हैं, आने वाला कल। नेक्स्ट, चिर का सही अर्थ भेद बताना कि चिर का क्या मतलब होता है। ये होते हैं समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति का मतलब सुनने में समान लेकिन भिन्नार्थक यानी अर्थ उनके भिन्न हो। चिर और चीर, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि क्या होता है इसमें चारों में आपको। तो चिर का मतलब क्या होता है और चीर का मतलब क्या होता है? चिर होता है स्थायी पुराना और चीर होता है कपड़ा। चीर कहते हैं ना कपड़ा, तो चिर और चीर का मतलब पुराना कपड़ा, ऐसे याद करो। नेक्स्ट, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसके लिए एक शब्द बताना। हर टॉपिक से क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को देखते रहो। अजय, अजय किसको कहते हैं? जय का मतलब होता है जीतने वाला, जीतना। तो अजय का मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता न जा सके, जीता न जा सके वही तो अजय है। शत्रुजयी का मतलब होता है शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रु को जीतने वाला, को जीतने वाला। जय का मतलब होता है जीतने वाला। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ने जन्म ना हुआ, जात का मतलब जन्म ना हो, तो ए मैंने नहीं, जात मैंने जन्मा हो, शत्रु जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। शत्रु विहीन का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु न हो, दोनों बहुत छोटा सा डिफरेंस है, न हो, ये आपको याद रख लेना, इसको बोलते हैं शत्रु विहीन। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं भैया, नवोढ़ा शब्द का संधि रूप क्या होगा, ये आपको बताना कि नवोढ़ा शब्द का संधि रूप क्या होता है। संधि मुख्य से वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। संधि किसको कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के मेल को कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। समझ में आया? तो नवोढ़ा संधि का सही रूप क्या है? संधि रूप को क्या होगा? नव ऊढ़ा रहेगा, नवोढ़ा, नवूढ़ा, नवोढ़ा, क्या रहेगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहां से मैंने ए उठाया और यहां से ऊ उठाया, तो ए प्लस ऊ बराबर क्या होता है? ओ होता है, ओ होता है। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। ये भी आपको पता हो ना कि ये गुण संधि है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें गुण संधि है। समझ में आएगा? नेक्स्ट, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोचन में कौन सा समास है? इसमें दीर्घु नहीं, द्विगु समास नहीं होगा। त्रिलोचन किसको कहते हैं? तीन आंखों वाले को। मेन चीज अगर मैं कहूँ त्रिलोचन, त्रिकालदर्शी, तो आपका दिमाग सीधा कहाँ जाएगा? भगवान शिव के ऊपर। और जिस समास में ज्यादातर भगवानों के नाम हो तो उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। जिसमें कोई थर्ड पर्सन प्रधान होता है उसको बोलते हैं बहुव्रीहि, यानी बहुव्रीहि समास। समझ में आएगा? नेक्स्ट देखते हैं अब, सोहन ने दही खाई, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होगे अगर ये वीडियो आपने देखी होगी ध्यान से। तो सोहन ने दही खाई, इसमें क्या? उसने दही खाई ने, इसमें क्या अशुद्ध अंश कौन सा है? तो अशुद्ध कौन सा इसमें? दही। दही है क्या? उसने है क्या या ने है? क्या है? तो इसमें अशुद्ध अंश हो जाता है आपका, अशुद्ध अंश कौन सा हो जाता है? अशुद्ध अंश इसमें हो जाएगा आपका खाई। कैसे? दही खाई नहीं जाती, दही खाया जाता है, दही खाया जाता है, खाया जाता है, दही खाया जाता है। ये मैंने बताया था पीछे भी, पुलिंग होता है दही, तो खाई नहीं जाती, खाया जाता है। तो आपको ये खाई शब्द इसमें गलत था। क्रिया, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, और इसको भरत मुनि ने नहीं माना था। और इसके देवता कौन है? विष्णु भगवान है, विष्णु। हास्य के कौन है? गणेश, गणेश भगवान है। श्रृंगार रस के भी कृष्ण भगवान होते हैं। और शोक के कौन है? यमराज है। ये आपको पता होना चाहिए, देवता भी पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट, यह अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दरग जलधार में, छंद बताना। तो छंद को क्या बोलते हैं हम? छंद को पिंगल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिंगल। छंद को क्या बोलते हैं? पिंगल भी बोलते हैं।
और इसमें तो हम बताए छंद 3 तरह के होते हैं। एक मात्रिक होता है, एक वारणिक होता है, और दूसरा कौन सा मुक्तक छंद होता है, जो मुक्त होता है। निराला की जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। तो इसमें हमको बताना बरवै सोरठा गीतिका क्या होता है। तो दोहे में तो विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है और सम चरण में कितनी, ये बताना। विषम चरणों में दोहे के 13-13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11-11 मात्राएं। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा होता है। दो विषम चरणों में इसके 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। देखो उसका उल्टा हो गया, नहीं हो गया। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और ये 14 और 12 पर यथी रहती है। समझ में आ गए। अब बचा बरवे। बरवे में होती है 12 और 7 मात्राएं। बरवे 12-7 मात्राएं होती है। तो बरवे कौन सा छंद है, ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। तो हमको देखना इस पर लगा कर। देखो मैं बताता हूं छंद की पहचान। जहां पर ए, हर्ष स्वर ई, उ और री दिखाई दे, वहां आपको एक मात्रा लगानी, और बाकी दीर्घ स्वर जितने भी दिखाई दे, दीर्घ दीर्घ, वहां पर आपको 2 मात्रा लगानी। अब देखो कैसे। ये ए है, एक, एक और एक, छोटी वाली मात्रा ई है, ये भी एक और ये 2, फिर इसमें भी 2, फिर इसमें एक एक, फिर इसमें एक एक, ये 2 आगा मात्रा ना दीर्घ, तो 2। ये गुरु में एक लगेगा, इसमें भी किसने लगेगी, एक लगेगा, क्योंकि छोटा वाला ऊ है। यहाँ 2 लगेगा और यहाँ एक लगेगा, फिर यहाँ एक लगेगा, एक लगेगा, एक लगेगा, एक, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ क्या बनेगा, एक बनेगा, फिर यहाँ कितने बनेगा, एक बनेगा, फिर यहाँ कितने बनेगा, एक बनेगा, एक बनेगा, फिर यहाँ 2 बनेगा, फिर यहाँ एक बनेगा। समझ में आया। अब गिन लो। 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, यहां तक कितनी हो गई, 12। 2 और 2 4 और 3 7, यहां तक कितनी हो गई, 7। फिर यहाँ देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 2 12, यहां तक कितनी हो गई, 12। फिर यहाँ तक 2 और 2 4 और 3 7, यहाँ पर 7, तो 12 7 12 7। तो क्या बना, बरवा है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों। ये आपको ऐसे काउंट करना बस। कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है। अलंकारवादी कवि केशव है। अलंकारवादी कवि किसको बोलते हैं, केशव को बोलते हैं अलंकारवादी कवि। कै शब्द इसमें भी है वर्ण, कै वर्ण इसमें भी है, कै वर्ण इसमें भी है। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है किसी एक वर्ण की, वो अनुप्रास अलंकार होता। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, आपको याद रख लेना। नेक्स्ट, फूंक से पहाड़ उड़ाना में लोकोक्ति को पूर्ण करो, इसका मतलब क्या होता है। ये लोकोक्ति तो है ही नहीं सबसे पहली चीज, ये मुहावरा है आपका। क्या है ये, मुहावरा है। समझ में आ गया, मुहावरा। नानी ने शब्द जहां दिखाई दे वो मुहावरा होता है। दूसरी चीज, फूंक से पहाड़ उड़ाने में बड़ा काम करना, झूठी बातें करना, बहुत बलशाली होना, असंभव कार्य को करने की कोशिश करना। तो यही लग रहा है ना भाई, फूंक से पहाड़ थोड़ी उड़ा दोगे, तो असंभव कार्य को करने की कोशिश आप कर रहे हो, नहीं उड़ा पाओगे। नेक्स्ट, ज्ञानदीप किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको निशान लगा लेना। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। किसकी रचना, शेख नबी की। मंजन की क्या है, कुतुबन है। मंजन कुतुबन। जायसी पद्मावत, पद्मावत। मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, चंदायन। चंदायन, इसको लोर कहा भी कहते हैं, लोर कहा। और इसमें जो होता है ना, किसका, एक चनैनी है, चनैनी, चनैनी और लोरका, लोरिका का प्रेम गाथा का वर्णन है इसमें, चंदायन और ये कौन सी भाषा में लिखी है, ये अवधी भाषा में लिखी। ये भी आपको याद रख लेना, मुल्ला दाऊद वाली की चंदायन, इसको लोर कहा भी कहता है, अवधी भाषा में लिखी है। बस इतना याद करो और कुछ नहीं। ये नेपाली। नेपाली बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं। उपभाषा की संख्या 5 होती है। पूर्वी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी इसमें हो गई, पश्चिमी है, पहाड़ी है, बिहारी है, एक होती है राजस्थानी। 5वें नंबर की कौन सी होती है, राजस्थानी होती है। ठीक है। तो नेपाली किस में आती है, पहाड़ी में, क्योंकि नेपाली में अंदर कितनी आती है, इसमें 3 आती है। कौन कौन सी आती है, नेपाली आती है, पहाड़ी आती है, और नेपाली कुमायूनी, कुमायूनी, और गढ़वाली आती है। क्या आती है, गढ़वाली। समझे आप। नेक्स्ट, मनचंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति किसकी है, ये है रैदास की। कैसे याद करोगे, इनकी 2 पंक्ति है। एक तो ये है कि मनचंगा तो कठौती में गंगा, दूसरी दूसरी कौन सी है,
रैदास की पंक्ति याद करने की ट्रिक बताता हूं कैसे करनी। कैसे याद करनी कि अरे मैंने तो 10 रुपए, 10 रुपए पर एक है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, क्या है प्रभु जी, प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो उसको याद कैसे करोगे कि अरे मैंने तो 10 रुपए का चंदन मांगा था तुमसे, तुम उसमें भी कटौती कर रहे हो। 10 रुपए का चंदन मांगा था, तुम उसमें भी कटौती कर रहे हो, मुझे गंगा में चढ़ाना है। 10 रुपए का चंदन यानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रे 10। अरे 10 का मतलब होता है रेदास। चंदन मांगा था, तुम उसमें भी कटौती यानी कटौती में गंगा, तो रेदास का हो गया। पूरी ट्रिक बना रखी पंक्तियों की, प्लेलिस्ट में जाकर अब देख लो। मेरा वादा है 70+ पंक्तियां हैं, सारी की सारी वहीं याद हो जाएगी पूरी ट्रिक से। और 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कवर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि को भाषा का डिटेक्टर किस कहा गया है। किसको कहा गया है भाषा का डिटेक्टर? तो ये कहा गया आपके कबीरदास जी को। और भाषा का डिटेक्टर किसने कहा था ये बताओ? ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अच्छा, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? पंचमेल खिचड़ी। तो खिचड़ी हमारे श्याम जी को पसंद है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। भाई खिचड़ी किसको, पंचमेलों की खिचड़ी कौन खाते थे? श्याम जी कहते थे, तो ऐसे कह सकते हो श्याम सुंदर। फिर इनको किसने कहा था, एक चीज और पूछ की, सदुक्कड़ी किसने कहा था इनकी भाषा को? सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी किसने कहा था? सदुक्कड़ी तो सीधे कौन थे? राम जी थे, तो आप कर सकते हो रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र बहुत सीधे थे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। समझ में आएगा। नेक्स्ट, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो विनय पत्रिका के लेखक कौन है आप बता दोगे आराम से? तुलसीदास जी। अब हम नेक्स्ट, हमारा एक गद्यांश रहेगा, छोटा सा गद्यांश है, इससे संबंधित आपके प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है वह कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। आलसी व्यक्ति केवल सपने देखता है, जबकि परिश्रमी व्यक्ति उन्हें साकार करता है। ये गद्यांश पढ़ लिया, अब इनसे संबंधित क्वेश्चन के आंसर देंगे। ये देखो नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन है, दोगे गद्यांश के अनुसार हमें बताना कि सफलता की कुंजी क्या है। शिक्षा, धन, भाग्य, तो क्या होगा? परिश्रम सफलता की कुंजी तो है ना। नेक्स्ट, भाग्य किसका साथ देता है? आलसी, अमीर, कमजोर, किसका? कर्म करने वालों का। आप आसान से दे सकते हो। ये सब मैं गद्यांश इसलिए लेकर के आता हूं तब कि आपकी हैबिट बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? आलस्य बढ़ाना है, परिश्रम का महत्व बताना, खेल सिखाना, या भाग्य पर निर्भर रहना, क्या है? इसका सही हो जाएगा परिश्रम का महत्व। तो बता रहे हैं कि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये 37 क्वेश्चन थे, और कितने आपके क्वेश्चन सही है वो कमेंट में बताओ। अगली वीडियो मैं एक चाहता हूं कि आप कोई टॉपिक बताएं अपने हिसाब से हिंदी में कि आप भैया उस टॉपिक को करा दो, क्योंकि मैंने पंक्तियां पूरी ट्रिक से याद करा रखी, प्रसिद्ध पंक्तियां, पत्र पत्रिकाएं पूरी ट्रिक से। मैं बता रहा हूँ ट्रिक नहीं, वो माइंड मैप एक तरह का आपके दिमाग में पूरी तरह छप जाएगा। आप वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो, और आपकी हिंदी की तैयारी को बहुत बूस्ट करेगी। जो कठिन है वो मैंने सरल बना करके दिया है वहां पर। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट में बता देना। प्रैक्टिस सेट हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, तब तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।